ऑडियो 5 पुस्तक का नाम बच्चे और उनका मनोविज्ञान। बालक में समझ का विकास। जब बालक अपनी अनुभूतियों का प्रकाशन शब्दों द्वारा करने लगता है, जब वह वस्तुओं को उनके नाम से पुकारने में समर्थ होने लगता है, तो ये कहा जाता है कि उसकी समझ का विकास हो रहा है। विचारों, मनोवृत्तियां, कार्यों और कुछ सामाजिक मान्यताओं का अर्थ समझने लगने का अर्थ समझ के विकास से है। विकसित होते हुए छोटे बच्चे में सभी अनुभवों के सारांश को निकालने की शक्ति का विकास शीघ्र ही नहीं हो पाता। प्रारंभ में उत्तेजक परिस्थितियों के प्रति एक विशेष रूप से अपनी भाषा द्वारा वह प्रतिक्रिया दिखला सकता है। पहले बच्चे के लिए माँ शब्द का अर्थ केवल एक प्रकार की ध्वनि के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, परंतु जब माँ शब्द सुनने से बच्चे के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात जब वह इधर उधर माँ को देखने के लिए दृष्टि फेंकने लगता है अथवा ये जानकर कि माँ आ रही है रोना बंद कर देता है, उसे अपने कुछ गत अनुभवों जैसे दूध पीने, सोने, कहानी अथवा मार आदि की याद आ जाती है। और इस सब का अर्थ ये है कि उसमें अब समझ का विकास हो रहा है। समझ का प्रकाशन भाषा द्वारा किया जाता है, परंतु इसका समुचित विकास बिना उपयुक्त शैक्षिक अवसर व अनुभव के हो सकेगा। एक ही वस्तु अथवा अनुभव को विभिन्न बच्चों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। एक कुत्ता एक बच्चे के लिए खेल का साथी हो सकता है, परंतु दूसरे के लिए भयप्रद हो सकता है। अतः ये कहना गलत होगा कि किसी उत्तेजना से बालक समान अर्थ का अनुभव प्राप्त करेगा। बच्चे को ये सिखलाना चाहिए कि परिस्थितियों को केवल अपनी व्यवस्था पर उन्हें निर्भर नहीं रहना चाहिए, वरन उनमें दूसरों की बातों और निष्कर्षों को भी सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए। यदि व्यक्ति केवल अपनी व्याख्याओं पर निर्भर रहे और दूसरे के दृष्टिकोण पर ध्यान न दे, तो एक दूसरे के साथ रहना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बच्चों में प्रत्यय उनके अनुभवों पर निर्भर करते हैं। विगत अनुभवों का वह ज्यों तो नया अर्थ लगाएगा, त्यों तो उसका अनुभव उसके लिए अधिक सार्थक होते जाएंगे। उदाहरणार्थ, अमरूद का वास्तविक प्रत्यय बालक को तब होता है जब वह इससे संबंधित अपने पुराने अर्थ में नए अर्थ को जोड़ लेता है। जब बच्चा सीख लेता है कि अमरूद का एक वरिष्ठ रंग होता है, एक विशेष प्रकार के पेड़ को अमरूद कहते हैं, इसकी पत्तियां एक विशेष प्रकार की होती हैं, तब ये कहा जाएगा कि उसे अमरूद का प्रत्यय हो गया। शिशुओं के निरीक्षण से जान पड़ता है कि कुछ प्रारंभिक वर्षों में उनके प्रत्यय बड़ी शीघ्रता से विकसित होते हैं। वातावरण में परिचित व्यक्तियों और वस्तुओं को देखने से बच्चे को आनंद मिलता है और अपरिचित व्यक्तियों और वस्तुओं से वह डरता है। दूध, खिलौने या वस्त्र आदि को देखने से शिशु जैसी प्रतिक्रियाएं दिखलाता है, उनसे ये स्पष्ट होता है कि उसमें समझ का विकास हो रहा है। उदाहरणार्थ, दूध को देखकर पीने के लिए ललायित होना अथवा ना पीने के लिए मुंह मोड़ लेना, खिलौनों को देखकर उसकी ओर झुकना, वस्त्र पहनाने से डर से रोने लगना आदि प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि बालक में समझ का विकास हो रहा है। कुछ प्रौढ़ता प्राप्त कर लेने पर बालकों में प्रत्यय विशेष प्रकार के होते हैं। उदाहरणार्थ, अब बालक सभी 4 पैर वाले जानवरों को गाय नहीं कहेगा, वह केवल गाय को गाय कहेगा, क्योंकि गाय की बनावट व उसके कार्य को उसने अच्छी तरह समझ लिया है। बालकों में प्रत्यय विकास को समझने के लिए उन्हें कुछ चित्र खींचने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। हरलाफ और थॉमसन ने 411 और 811 वर्ष के बालकों के लिए 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए 8 साधारण वस्तुओं के चित्र खींचने के लिए कहा, जैसे आदमी, घर, लकड़ी, कुत्ता, पेड़, मोटर कार, फूल, और बाकी बच्चों ने अपनी इच्छानुसार चित्र खींचने के लिए कहा गया, जिससे यह ठीक ठीक समझा जा सके कि उनके लिए इन वस्तुओं का तात्पर्य क्या है। उनके संबंध में कुछ मनोरंजक बातें ज्ञात हुई। उन चित्र को देखने से पाया गया कि उम्र को बढ़ने के साथ बच्चे वस्तुओं के विशिष्ट रंगों और विभिन्न बातों की ओर भी ध्यान देने में समर्थ होते हैं, तब उन्हें प्रत्यक्षीकरण में अधिक शुद्धता मिलती है। इस प्रकार बच्चों के प्रत्यय का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बच्चों के अनुभव सीमित होते हैं, अतः प्रौढ़ों की तरह किसी वस्तु अथवा परिस्थिति के पूरे अर्थ को समझना उनके लिए बड़ा ही कठिन होता है। बच्चे किसी वस्तु अथवा परिस्थिति के गूढ़ अर्थ को समझने से पहले समर्थ नहीं होते। परिस्थितियां उन्हें जैसी दृष्टिगोचर होती हैं, उन्हें वे वैसे ही पहले समझ लेता है। उनके आंतरिक रहस्य को समझने का सामर्थ्य उसमें बहुत ही कम होती है। जर्मन मनोवैज्ञानिकों के अन्वेषणों के आधार पर यह धारणा है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा किसी परिस्थिति एवं वस्तु में निहित अर्थ को समझने में अधिक शीघ्र सफल होते हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा छोटी छोटी बातों का अधिक सतर्कता से निरीक्षण कर पाती हैं।
रंग और स्वरूप के अध्ययन में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अपनी व्याख्याओं में अधिक विश्लेषणात्मक होती हैं। इसके विपरीत लड़कों की व्याख्याओं में कल्पना का तत्व अधिक पाया जाता है। बच्चों में अनुभव बड़े सीमित होते हैं, अतः वे जड़ और चेतन के भेद को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। वे सभी चेतन में एक ही प्रकार के जीव और गतिशीलता का अनुमान करते हैं। बच्चे कभी कभी जड़ पदार्थ में भी चेतनता का अनुमान कर बैठते हैं। फलतः बच्चों के प्रत्यय प्राय दोषयुक्त होते हैं। पिपगेट के अनुसार 4 से 6 वर्ष की अवस्था में जिस किसी वस्तु में बच्चे किसी प्रकार की क्रियाशीलता देखते हैं उसे वह चेतन मान लेते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में लगभग बच्चे केवल उसी पदार्थ में चेतनता का अनुमान करते हैं जिसमें वे गति देखते हैं। उदाहरणार्थ 7 वर्ष की अवस्था के लगभग बच्चे सूर्य और साइकिल में प्राण का अनुमान करते हैं, क्योंकि इन्हें वे चलते हुए देखते हैं। 8-10 वर्ष की अवस्था में बच्चे ये समझने लगते हैं कि कोई वस्तु स्वयं गतिशील है अथवा किसी बाह्य उपाय द्वारा उसमें गति लाई गई है। 11वें वर्ष के लगभग बच्चे पौधों और जीव में अथवा केवल जीव में ही चेतना की उपस्थिति मानते हैं। बच्चों की जिज्ञासा। बच्चे किस प्रकार के प्रश्न किस अवस्था में पूछते हैं, इससे ही पता चलता है कि उनके विचारों का विकास कैसे होता है। प्राय 3रे वर्ष की अवस्था से ही बच्चे अपने निकट की वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में भांति भांति के प्रश्न पूछने लगते हैं। कुछ प्रश्न तो बच्चे अपनी और केवल दूसरों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। उनके कुछ प्रश्न सच्ची जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी होते हैं, जिससे वे अपनी अनुभवी के अर्थ को ठीक ठाक समझ सकें। विभिन्न प्रश्नों को पूछता रहेगा। हरलाख कहता है कि प्रश्न करने का काल 3रे वर्ष से प्रारंभ होकर प्राय 6ठे वर्ष तक चलता है। बच्चों की भाषा विकास के अध्ययन में उनके प्रश्नों के स्वरूप अथवा प्रत्यय का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। रग ने अपने अध्ययन में देखा है कि किंडरगार्टन के बच्चों की बातों का 10% प्रश्न थे। फिशर ने नर्सरी स्कूल के बच्चों में अपने अध्ययन में देखा है कि 1 या 2 वर्ष के लगभग उनकी बातों में 2% प्रश्न थे, परंतु 3रे वर्ष की अवस्था में उसका प्रतिशत 25 हो गया। मनोवैज्ञानिक के लिए अभी तक यह जानना संभव नहीं हो सका है कि विभिन्न विकास अवस्था पर बच्चों को किन किन साधारण बातों का ज्ञान रहता है। अतः किसी भी उम्र के लिए अभी तक इस संबंध में कोई प्रतिमान नहीं निश्चित किया जा सकता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे विभिन्न वातावरण से आते हैं और उनके अनुभवों में बड़ा अंतर होता है। दिशा और दूरी का ज्ञान बच्चे अपने आप नहीं सीख पाते। किसी दूरी का अनुमान करने के लिए वह उसकी उस परिचित वस्तु या व्यक्ति से तुलना करते हैं जिसे बहुधा तय किया करते हैं। स्थान, दिशा और दूरी के अनुमान के लिए वह दृष्टि संबंधी व गति संबंधी संवेदनाओं का सहारा लेते हैं। जब बच्चा रेंगना प्रारंभ करता है तभी वह इन संवेदनाओं का अनुभव करने लगता है। जब वह गाड़ी, 3 पहिए की साइकिल व गेंद इत्यादि से खेलना प्रारंभ करता है तो दूरी और दिशा का उसका ज्ञान कुछ शुद्ध तक होने लगता है। जिस लंबी दूरी को बालक तय नहीं कर सकता उसके संबंध में वह अंधकार में ही रहता है। स्कूल में स्केल, गज, फीट और इंच की दूरी, बांट से तोल नापने और उसके स्थान और दूरी को समझने में अथवा प्रत्यय पाने में बड़ी सहायता मिलती है। बच्चे जो ही बातचीत करने की कुछ योग्यता प्राप्त कर लेते हैं वे कुछ संख्याओं को भी गिनने लग जाते हैं। यह ठीक कहना कठिन है कि संख्या के प्रयोग की योग्यता उनमें कब प्रारंभ होती है, परंतु 2रे व 3रे वर्ष से ही वे कुछ संख्याओं के नाम अवश्य लेते हैं। किंडरगार्टन के 4.5 वर्ष की अवस्था के बच्चों के अध्ययन से इगलस को ज्ञात हुआ कि उसमें कुछ में संख्याओं का प्रयोग करने की योग्यता है। एक कार्ड पर कुछ बिंदु को बनाकर उनसे उनकी संख्या पूछी गई। यह देखा गया कि उस उम्र के बच्चों को 1 और 2 का ठीक ज्ञान था और 3 का ज्ञान भी बहुत अच्छा नहीं था। 4 का ज्ञान काम चलाऊ था और 5 से 10 तक की संख्या का उनका ज्ञान बहुत ही अस्पष्ट था। बच्चे बड़ी संख्याओं का प्रयोग अधिक कुशलता से करते थे और छोटे को इनमें कुछ कठिनाई होती थी। इंग्लिश ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चों को संख्या प्रत्यय उनकी उम्र और शिक्षण के अनुसार बढ़ता है। छोटे बच्चों में समय की अवधि को समझने की योग्यता बड़े ही धीरे धीरे विकसित होती है। यदि वह कुछ काम करता है तो उसके लिए ये कहना बड़ा ही कठिन होता है कि कितने समय तक वह काम करता रहा। जब किसी काम को बड़े मन से करता है तो उसे जान पड़ता है कि समय बड़ी जल्दी बीत गया, और जब बेकार रहता है तो समय जल्दी बीतते नहीं जान पड़ता। स्कूल में पहुंचने में देर करना और किसी पूर्व निश्चय के अनुसार किसी स्थान पर ठीक समय से ना पहुंचना उसके समय की अवधि को समझने की असमर्थता का द्योतक है। सुबह की क्रियाशीलताएं शाम से भिन्न होती हैं। दिन में कुछ और काम किया जाता है और रात में कुछ और। इसीलिए लगभग 2.5 से 3 वर्ष का बच्चा सुबह और शाम अथवा दिन और रात के भेद को
समझ सकता है। 4 वर्ष के बच्चे प्राय ये बतला सकते हैं कि आज मंगल या बुधवार, परंतु महीने या ऋतु का ज्ञान उन्हें 1 साल के बाद ही होता है। बच्चे को आकार और स्वरूप का ज्ञान जल्दी हो जाता है, किंतु संदूक, खिलौना, बिस्तर, मेज अथवा कुर्सी इत्यादि वस्तुओं के अंतर को समझने में उन्हें देर नहीं लगती। तीसरे वर्ष की उम्र में बच्चे इन सब के अंतर को समझने लगते हैं। विभिन्न परीक्षणों से स्पष्ट होता है कि उम्र और अनुभव के बढ़ने के साथ आकार और स्वरूप को समझ सकने की योग्यता बच्चों में बढ़ती रहती है। दूसरों को समझने से पूर्व बच्चा अपने को कुछ समझ लेता है, फिर अपने विषय में वह जो प्रत्यय बनाता है उसी के अनुसार वह दूसरों को समझने का प्रयत्न करता है। दर्पण में देखने अथवा अपने हाथ में विभिन्न अंगों को छूने से वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों को समझता है। उसकी यह क्रिया 4 से 5वें महीने में ही आरंभ हो जाती है। बच्चे को अपने में बड़ी रुचि होती है, इसलिए अपने विषय में उससे प्रत्यय का विकास बड़ा शीघ्र आरंभ हो जाता है। बच्चे प्राय अपनी आत्म प्रत्यय का विकास में 2 प्रकार के प्रत्ययों का विकास करते हैं। एक प्रकार का प्रत्यय तो बाह्य व्यक्तियों के संपर्क का प्रभाव स्वरूप विकसित होता है। जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो उसके आत्म का दूसरा स्वरूप विकसित होता है। यह स्वरूप उसके विचारों, भावनाओं और संवेगात्मक अनुभवों पर आधारित होता है। इन दोनों प्रकार के आत्म का वह एकीकरण नहीं कर पाता, अतः वह अपने को बहुधा 2 व्यक्ति वाला व्यक्ति समझता है। किशोर अवस्था में पहुंचने में उसमें आत्म के ये दोनों स्वरूप आपस में मिल जाते हैं। तब बच्चा एक समन्वित व्यक्ति की तरह व्यवहार दिखलाने में समर्थ होते हैं। दूसरों के व्यवहार और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के निरीक्षण से व्यक्ति में सामाजिक प्रत्यय आता है। ध्वनि का प्रत्यय बच्चा बहुत पहले ही कर लेता है। आवाज से वह परिचित अथवा अपरिचित अथवा प्रेम भरी आवाज की पहचान वह 1 वर्ष की उम्र के अंदर ही प्रायः करने लगता है। अन्वेषणों के आधार पर 3 महीने की उम्र में बच्चे को क्रोध अथवा प्रेम भरे शब्दों की पहचान नहीं रहती, वह दोनों को समान समझता है। 5 महीने की अवस्था में वह क्रोध के भाव को समझने लगता है। जब कोई व्यक्ति उससे क्रोध दिखलाता है तो वह रोने लगता है। उसकी धारणा है कि 8वें महीने पर बच्चा दूसरों के चेहरे के भाव को भी समझने में असमर्थ होता है। अच्छे वातावरण के बच्चों का साधारण वातावरण के बच्चों की अपेक्षा सामाजिक प्रत्यय अच्छा होता है। व्यक्ति के सौंदर्य की भावना उसके विभिन्न संबंधों पर निर्भर करती है। सुखद भावना के पाने पर वह सोचता है कि संबंधित व्यक्ति या वस्तुएं सुंदर हैं, और दुखद भावना पाने पर वह उन्हें असुंदर मानता है। वस्तुतः ना कोई वस्तु अपने में सुंदर है और ना असुंदर। इससे सुंदर और असुंदर बनाना तो अनुभव करने वाले व्यक्ति के तात्कालिक भाव पर निर्भर करता है। जब बच्चा जिसे पसंद करता है वह उसे सुंदर मानता है, जिसे वह पसंद नहीं करता उसे वह असुंदर मानता है। जिन व्यक्तियों को वह चाहता है उसे वह सुंदर ही समझता है, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में असुंदर ही क्यों ना हो। इस बात की पुष्टि टर्मन द्वारा निर्धारित प्रश्नावली से होती है। जब 5 वर्ष के बच्चों को कुछ स्त्रियों के चित्र दिखलाए गए तो उन्हें सुंदरतम के स्थान पर सबसे भद्दे चित्रों को पसंद किया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि ये चित्र उसकी दादी की तरह लगते हैं अथवा आया के समान हैं। गहरे रंग के चित्र जिनमें व्यक्तियों और मशीन की गतियों का चित्रण रहता है बच्चे को अच्छे लगते हैं। कोई चित्र जिसमें लोग कुछ काम करते हुए चित्रित रहते हैं बच्चे को बड़े ही अच्छे लगते हैं। प्राकृतिक दृश्य बच्चों को तब तक अच्छे नहीं लगते जब तक उनमें कुछ क्रियाशील व्यक्तियों का अथवा पशुओं का चित्रण ना हो। बच्चा किसी वस्तु को सुंदर मानेगा या किसी असुंदर, यह उसकी सांस्कृतिक वातावरण पर भी कुछ हद तक निर्भर है। प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ रहने के कारण बच्चा प्राय सौंदर्य संबंधी उन्हीं की भावनाओं को अपना लेते हैं। अपने लिए अच्छा ना समझते हुए ऐसी स्थिति में बालक उन वस्तुओं को सुंदर मान बैठता है जिन्हें प्रौढ़ लोग सुंदर मानते हैं। जिसे माता पिता या शिक्षक सुंदर मानते हैं उसे बच्चे भी सुंदर मान बैठते हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं वे प्रौढ़ों के सौंदर्य संबंधी मापदंड को स्वीकार करने लगते हैं। प्राय ये सबका अनुभव है कि एक छोटा शिशु भी संगीत को पसंद करता है। जब धीरे धीरे गाया या गुनगुनाया जाए तो उसे नींद आ जाती है। 1 वर्ष की अवस्था में पूर्व संगीत सुनने की रुचि बच्चों में स्पष्टतः देखी जाती है। यदि बच्चे को कहीं कुछ कष्ट हो रहा है तो संगीत की ध्वनि से उसे कुछ शांत किया जा सकता है। बच्चे को लय बड़ी अच्छी लगती है और वातावरण के अनुसार उसमें एक विशेष प्रकार के स्वर के लिए भी रुचि उत्पन्न होती है। 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा प्राय यह कह देता है कि वह कौन सा गाना या ग्रामोफोन का रिकॉर्ड सुनना पसंद करेगा। अपने प्रिय गाने को बच्चा जितनी बार सुनता है वह गाना उसके लिए उतना ही प्रिय होता जाता है।
संगीत की रसानुभूति के लिए उसके अर्थ को भी समझना आवश्यक है। 6 या 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे स्वर की गहनता और ऊंचाई को कुछ न कुछ समझ लेते हैं। दूसरे के स्वर को सुनने में उनकी गहनता और ऊंचाई का वे कुछ हद तक अनुकरण भी करते हैं।